जादुई खिचड़ी। एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। वो एक जमींदार के खेत में काम करता था। उसकी पत्नी सुमन और गोपाल दोनों बहुत ही मेहनती थे। दोनों मिलकर कठिन परिश्रम करते हुए जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन गोपाल खेत में काम कर रहा था, पर अचानक काले घने बादल छा जाते हैं। तेज बारिश होने के आसार दिखने लगते हैं। तब गोपाल काम छोड़कर घर जाने लगता है, पर तभी एक पेड़ के नीचे से आवाज आती है। पेड़ के पीछे जरूर कोई है जो मुसीबत में है। ऐसे गहरे बादल छाए हैं, तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। गोपाल पेड़ के पीछे देखता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत तड़प रही थी। वो जख्मी भी दिख रही थी। गोपाल उसे देखकर हैरान हो जाता है। माँ जी, आप मेरे साथ घर चलिए, यहाँ आपका रहना उचित नहीं है। गोपाल बूढ़ी माँ को सहारा देते हुए उसे घर ले जाता है। सुमन भी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। अरे आप ये किसे उठा ले आए हैं? कौन है ये और क्या हुआ है इन्हें? अरे पहले जाओ और पानी लेकर आओ। गोपाल बूढ़ी माँ के हाथ पैर को घिसना शुरू करता है। सुमन पानी लाकर बूढ़ी माँ को पिलाती है। बूढ़ी माँ के पैरों में घाव भी लगे थे। गोपाल उन घाव की मरहम पट्टी करता है। तब बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब मुझे जाना चाहिए। मैं चलती हूँ बेटा। नहीं नहीं माँ जी, बाहर बारिश शुरू हो गई है। आप ऐसे हालत में नहीं जा सकते। कल सवेरे चले जाना। मैं तो आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सुमन बूढ़ी माँ को रोक लेती है। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटी, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं रुक जाती हूँ, पर बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिलता तो और भी अच्छा होता। ये सुनकर सुमन गोपाल को साइड ले जाती है और कहती है, अजी, अब क्या करूं? बूढ़ी माँ को तो रोक लिया, पर उन्हें खाने में क्या दूं? घर में बस अनाज और दाल पड़ी है, वो भी 2 मुट्ठी। कोई बात नहीं सुमन, इस अनाज से खिचड़ी बना कर दे दो। बूढ़ी माँ खा लेगी। आज के रात हम भूखे सो जाएंगे। सुमन उस 2 मुट्ठी अनाज से बूढ़ी माँ के लिए खिचड़ी बनाती है। बूढ़ी माँ वो खिचड़ी खाकर सो जाती है। सुमन और गोपाल भी उस रात भूखे सो जाते हैं। सवेरे जब वो जागते हैं तो बूढ़ी माँ वहाँ से जा चुकी थी। लगता है माँ जी चली गई। जाते वक्त एक बार मिल पाते तो अच्छा होता, पर चलो, हमें भी तो काम पे जाना है। चलिए जी, जमींदार ने कल ही कहा था कि कल जल्दी सवेरे आना काम के लिए। सुमन और गोपाल जल्दी से तैयार होकर खेत जाते हैं। खेत में काम करते हुए गोपाल और सुमन को एक पुराना बर्तन मिलता है, जिसे देखकर सुमन खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, आज तो मैं खिचड़ी इसी बर्तन में करूंगी। हम इस बर्तन को घर ले जाएंगे। अरे ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि खजाना मिल गया हो। ये तो मामूली बर्तन है, इसके लिए इतना क्या खुश होना? अरे आप नहीं समझ सकते। जमींदार गोपाल को खेत में काम करने के पैसे नहीं, बल्कि कुछ अनाज दिया करता था। शाम को वो दोनों अनाज और पुराना बर्तन लेकर घर आते हैं। सुमन बर्तन को अच्छे से साफ करती है और उसमें खिचड़ी बनाती है। दोनों मिलकर वो खिचड़ी खाते हैं, पर जैसे ही उन्होंने वो खिचड़ी खत्म कर दी, वो बर्तन खिचड़ी से फिर से भर गया। ये देखकर वो चकित हो जाते हैं कि तभी उस बर्तन से उसी बूढ़ी माँ की आवाज आती है, तुम दोनों ने खुद भूखे रहकर उस दिन मेरी भूख मिटाई। ये उसी सेवा का इनाम है। ये एक जादुई बर्तन है और इसमें बनने वाली खिचड़ी भी जादुई है। आज से आपको कभी भी भूख से परेशान नहीं होना पड़ेगा। गोपाल और सुमन ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो गांव के भूखे लोगों को खिचड़ी खिलाने लगे। इस तरह से गांव के काफी लोग खिचड़ी खाने उनके घर भी आने लगे। जादुई खिचड़ी की वजह से गोपाल और सुमन के धीरे धीरे दिन बदल गए। बहुत ही जल्द उनका गांव में नाम होता है। जब ये बात जमींदार को पता चलती है तो वो तुरंत गोपाल के घर आता है और कहता है, अरे ओ गोपाल, ये जादुई बर्तन तो मेरा है, क्योंकि ये बर्तन तुझे मेरे खेत में मिला था।
चल जल्दी से इस बर्तन को मेरे हवाले कर दे। गोपाल ने जमींदार को वो जादुई बर्तन दे दिया, पर जमींदार लालच में आकर गोपाल और सुमन को गांव से बाहर हकाल देता है। उनके जाने के बाद जमींदार सोचता है, अब जादुई खिचड़ी को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जादू का असर तो केवल गोपाल और सुमन के लिए था। जब जमींदार ने बर्तन में खिचड़ी बनाई तो बर्तन ने अपने जादू करना बंद कर दिया। जमींदार ने बहुत कोशिश की पर उसे सफलता नहीं मिली। अरे ये क्या, यहाँ लोगों की लाइन लगी है और ये जादुई बर्तन है कि काम ही नहीं कर रहा, अब क्या करूँ? तभी सामने से एक आदमी आता है और कहता है, जमींदार जी, ये जिसका बर्तन है ना उसे ही सौंप दीजिए। आप जैसे लालची इंसान के लिए जादुई बर्तन काम नहीं कर रहा। तब जमींदार को उसके गलती का एहसास होता है। जमींदार गोपाल और सुमन को गांव वापस लाता है, उन्हें उनका जादुई बर्तन वापस करता है। गोपाल और सुमन फिर से उस बर्तन का इस्तेमाल करते हुए जादुई खिचड़ी बनाने लगे और भूखे लोगों को खाना खिलाने लगे। रहस्यमय मूर्ति। गोविंद नाम का एक मूर्तिकार पीपलहारा गांव में रहता था। वो एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार था, जिस वजह से उसकी मूर्तियां लोग हाथों हाथ खरीद लेते थे और इस काम से ही उसका घर भी चलता था। लेकिन एक दिन जब वो काम से अपने घर वापस आता है, तब वो देखता है कि उसके घर में जमींदार और उसके कुछ आदमी उसकी माँ से बात कर रहे थे। देखो सावित्री, तुम्हारे पति ने मुझसे जो कर्जा लिया था उसका ब्याज मिलाकर वो तिगुना हो गया है, जो तुमने अभी तक चुकाया भी नहीं। अगर 2 हफ्ते के भीतर तुमने सारा कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा ये घर हड़प लूंगा, बोल देता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार और उसके लोग चले जाते हैं। सावित्री रोती रहती है। ये देख गोविंद कहता है, माँ रो मत, मुझ पे भरोसा रखो। इस जमींदार का सारा कर्जा मैं सूद समेत वापस कर दूंगा, मेरा वादा है तुमसे माँ। अरे लेकिन बेटा, ये सब कैसे होगा? इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे? 80,000 रुपया देना कोई मामूली बात नहीं है बेटा। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन इस कर्जे से तुम्हें जरूर मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहकर गोविंद कुछ सोचने लगता है। दूसरे दिन वो अपनी मूर्तियां लेकर रोज की तरह उन्हें बेचने बाजार जाता है। तब वो सोचता है, मैंने माँ से वादा तो किया, लेकिन इतना सारा पैसा आखिर मैं कहाँ से लाऊंगा? इन मूर्तियों से तो बस घर का गुजारा हो जाता है, आखिर क्या करूँ मैं? इस सोच में गोविंद डूबा रहता है कि तभी नजदीक से गुजरते हुए ट्रक से एक पर्चा उसके पास आकर गिरता है। गोविंद उसे उठाकर देखता है। अरे ये क्या है? मूर्ति बनाने की खुली प्रतियोगिता और जीतने वाले को लाख रुपए इनाम के साथ काम भी मिलेगा। अरे ये तो बड़ा ही अच्छा है, मैं कल ही सबसे खूबसूरत मूर्ति बनाता हूँ और उनसे मिलता हूँ। ये सोचकर गोविंद घर निकलता है कि तभी उसे रास्ते में एक भगवान की मूर्ति टूटी फूटी और बहुत ही खराब हालत में पड़ी हुई मिलती है। वो उस मूर्ति को उठाकर उसे फिर से तराशता है, उसे ठीक करता है और मंदिर में वापस रख देता है। मूर्ति का आशीर्वाद लेकर वो घर जाता है और एक बहुत ही सुंदर लड़की की मूर्ति वो बनाने लगता है। गोविंद मूर्ति को तैयार करके थोड़ी ही देर के लिए सो जाता है, लेकिन जब वो नींद में रहता है तब जिस भगवान की मूर्ति को उसने ठीक किया था, उस मूर्ति से एक रोशनी निकलती है और उस सुंदर लड़की की मूर्ति में समा जाती है। दूसरे दिन अपनी मूर्ति लेकर गोविंद जिस शहर में वो प्रतियोगिता थी वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ जाते ही उसे दरवाजे पे ही प्रतियोगिता का मालिक उसे रोक लेता है। अरे अरे रुको भिखारी, अरे कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? अरे जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कोई भीख नहीं मिलेगी। साहब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक मूर्तिकार हूँ और प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। क्या कहा? तुम और मूर्तिकार? अरे जा रे जा, तेरे जैसे भिखारी मूर्तिकार के लिए ये जगह नहीं है। जा और जाकर रास्ते पे अपनी मूर्तियां बेच, बड़ा आया प्रतियोगिता में भाग लेने वाला।
लेकिन एक बार मेरी मूर्ति आप देख तो लीजिए। अरे तू ऐसे नहीं सुनेगा, रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ। ऐसा कहकर वो मालिक गोविंद को धक्का मारता है, जिस वजह से उसकी मूर्ति नीचे गिरती है और वो टूट जाती है। गोविंद बहुत नाराज हो जाता है और अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहां से जाने लगता है कि तभी उसे प्यास लगती है और वो तालाब से पानी पीने लगता है। इधर उसकी मूर्ति से रोशनी निकलकर वो अपने आप वापस जुड़ने लगती है। जैसे ही गोविंद मूर्ति को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। अरे ये कैसा चमत्कार है, मेरी मूर्ति कैसे जुड़ गई? ये तो टूट गई थी। लेकिन चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेरी मूर्ति तो ठीक हो गई। बहुत भूख लगी है, अभी कुछ खा कर आता हूँ। ऐसा कहकर गोविंद मूर्ति को रास्ते के किनारे रखकर सामने ही होटल में खाना खाने चला जाता है। तभी एक आदमी प्रतियोगिता हॉल से निकलता रहता है कि उसकी नजर गोविंद की मूर्ति पर पड़ जाती है। अरे यह किसकी मूर्ति है? कितनी खूबसूरत है, उन्नत दर्जे की कलाकारी है ये तो। वो आदमी मूर्ति को अच्छे से देखते रहता है कि तभी गोविंद वहाँ आता है। जी साहब, ये मेरी मूर्ति है। प्रतियोगिता के लिए इसे बनाया था, लेकिन उस मालिक ने मुझे हिस्सा ही नहीं लेने दिया। अरे छोड़ो उस प्रतियोगिता को, ऐसे उन्नत दर्जे की कलाकारी को किसी प्रतियोगिता की जरूरत नहीं होती। तुम चलो मेरे साथ। वो आदमी गोविंद को एक बड़ी सी जगह पर ले जाता है, जहाँ ढेर सारी मूर्तियाँ लोग बना रहे थे। लेकिन गोविंद की मूर्ति को देखकर उस जगह का मालिक आता है और कहता है, अरे वाह गोविंद, तुम्हारी कलाकारी बेहद ही अव्वल दर्जे की है। क्या तुम और ऐसे ही मूर्तियां बनाकर हमें बेच सकते हो? इसके लिए तुम्हें अच्छे दाम में दूंगा। क्यों नहीं साहब, यही तो मेरा काम है, लेकिन मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। अरे हाँ, एक मिनट, ये लो 2 लाख रुपए, और आज के बाद तुम जो भी मूर्तियां बनाओगे वो सीधे मेरे कंपनी को बेचोगे। गोविंद बहुत खुश हो जाता है। उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके वो पैसे लेकर घर चला जाता है और जाते ही जमींदार का कर्जा उतार देता है और बाकी के पैसे लेकर घर जाता है। इस तरह से गोविंद की रहस्यमयी मूर्ति उसका साथ देती है और वो खुशी से जीने लगता है।